हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है 3 years शी ग्रू पोइम के दूसरे पार्ट में। इस पार्ट में अपने करने वाले हैं स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशंस। ओके, सो आई टेक माई पेन, है मेरे पास। तो ये है इसका स्टेंजा 1। 3 years शी ग्रू इन सन एंड शावर। तो वो 3 साल तक वो ग्रू करती गई, यानी बढ़ती गई। कौन? ल्यूसी। ल्यूसी इस कविता की पात्र है और माना जाता है कि वो उसकी बेटी है। तो 3 साल तक उसका अच्छा पालन पोषण हुआ, अच्छी परवरिश हुई, अच्छे तरीके से वो बढ़ी। इन शन एंड शावर, शन एंड शावर यहाँ नेचर के दो सिंबल हैं, सूर्य और शावर यानी बरसात। तो इसका जो सांकेतिक मीनिंग है, फिगरेटिव मीनिंग है, वो है विदाउट एनी प्रॉब्लम, यानी बिना किसी प्रॉब्लम के 3 साल तक वो बढ़ती गई, जीती गई। देन नेचर सैड, तब नेचर ने कहा। अब ये देखिए, इसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। नेचर कहता नहीं है, कहता तो कोई इंसान है। बोलने का जो गुण है वो सिर्फ प्रकृति ने इंसान को दिया है। पर कई बार कवि लोग जो होते हैं निर्जीव चीज़ों को भी मानवीय गुण प्रदान कर देते हैं, जैसे बोलने का गुण यहाँ दिया है। नेचर ने कहा, प्रकृति ने कहा, यहाँ नेचर को पर्सोनिफाई किया है। ए लवलियर फ्लावर ऑन अर्थ वाज नेवर सोन। तो नेचर ने क्या कहा कि इससे पहले इतना सुंदर फूल धरती पर कभी बोया ही नहीं गया था, यानी ल्यूसी बहुत ही सुंदर है। दिस चाइल्ड आई टू माई सेल्फ विल टेक, इस बच्चे को तो मैं खुद अपनाऊंगा, नेचर कह रही है, मैं अपनाऊंगी। दिस चाइल्ड आई टू माई सेल्फ विल टेक, मैं ले लूँगी इसको तो। शी शैल बी माइन, वो मेरी होगी। एंड आई विल मेक ए लेडी ऑफ माई ओन, और मैं उसको अपने हिसाब से एक लेडी बनाऊंगी, अपने हिसाब से, अपने तरीके से उसको एक लेडी के रूप में परिवर्तित करूंगी। ये लेडी ऑफ माइन, वो मेरी होगी। ये लेडी ऑफ माई ओन, वो बिल्कुल मेरी होगी, मेरे हिसाब से ढली होगी। यानी वर्ड्सवर्थ की जो बेटी थी, वर्ड्सवर्थ जो खुद बड़ा नेचर का बहुत बड़ा उपासक थे, तो उन्होंने ल्यूसी को भी इसी तरीके से पालने की कोशिश की थी कि वो उनको नेचर के ऑब्जेक्ट्स के बीच में ही रखेंगे। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मेरी बेटी को तो नेचर ने ही ले लिया था गोद अपनी, नेचर ने डिसाइड कर लिया था कि मैं उसको अपने हिसाब से डालूंगी। ये ल्यूसी को एक रिप्रेजेंट किया है, असली तस्वीर नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इसके जैसी ही हो। इसमें नीचे आप देखोगे, ल्यूसी हैज़ ग्रोन अमिड्स द ब्यूटी ऑफ नेचर 3 years when it was decided that, ये वही बात है सारी की सारी, ये मैंने आपके लिए लिखी है, आप इसको याद कर लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन में आपको ये काम आएगी। ओके, इसमें अगर कोई आपको प्रॉब्लम लगे तो मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं आपको और इसको ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूँगा। नेक्स्ट स्टेंजा पे चलते हैं। माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी, both law and impulse, and with me the girl in rock and plain, in earth and heaven, in glade and bower, shall feel an overseeing power to kindle or restrain। तो पीछे वाले स्टेंजा में एक चीज़ रह गई थी, इसकी राइम स्कीम। आप देखोगे राइम स्कीम हमें हर स्टेंजा की पता होनी चाहिए और आपको इसकी इजीली पता लग जाएगी। तो पहली लाइन में जो शावर है और ये फ्लावर है, तो दोनों सेम है, तो हम बोलेंगे ए और ए। उसके बाद सोन है, ये बी साउंड आ गई। सोन की जो मैचिंग मिलती है ओन, यहाँ पे, तो यहाँ पे बी और यहाँ पे बी। और बाद में ये टेक और मेक सिमिलर हैं, तो इनको बोल देंगे सी सी। तो इस स्टेंजा की जो राइम स्कीम है ए बी सी बी, ये है। अब आते हैं इस पे, माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी। इसको अगर आप सही ढंग से पढ़ोगे, इसका मतलब ये है, इसके जो ऑर्डर है ये चेंज कर दिया गया है, वर्ड ऑर्डर चेंज कर दिया गया है। माई डार्लिंग विल बी टू माई सेल्फ, ऐसे बोलेंगे, माई डार्लिंग विल बी टू माई सेल्फ, यानी मेरी जो डार्लिंग है ये विल बी टू माई सेल्फ, मेरे पास ही रहेगी, बिल्कुल। बोथ लॉ एंड इम्पल्स, तो मैं इसको दोनों चीज़ें सिखाऊंगी, ये सारी चीज़ें सिखाऊंगी। बोथ लॉ एंड इम्पल्स, लॉ और इम्पल्स दोनों अपोजिट चीज़ें हैं। लॉ का मतलब होता है एक नियंत्रण, कानून होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे लॉ का मतलब है एक नियंत्रण, एक अनुशासन। और इम्पल्स का मतलब होता है आवेग, यानी आदमी आवेग में आकर कुछ मर्जी करे। तो वो कहती है कि मैं इसको दोनों चीज़ें सिखाऊंगी, लॉ भी सिखाऊंगी, लॉ में रहना यानी कंट्रोल में रहना, और इम्पल्स यानी कभी कभी अपनी भावनाओं को पूर्ण रूप से व्यक्त कर देना, दोनों चीज़ें सिखाऊंगी। एंड विद मी, और मेरे साथ, द गर्ल इन रॉक एंड प्लेन। अब यहाँ पे देखो बहुत सारी अपोजिट चीज़ें मिलेंगी आपको।
लॉ एंड इम्पल्स मिला, फिर रॉक एंड प्लेन मिला, फिर अर्थ एंड हेवन मिला अपोजिट, ग्लेड एंड बावर ये भी अपोजिट है, और ये टू किंडल और रिस्ट्रेन दोनों अपोजिट है। तो इस तरह की जब दो अपोजिट चीज़ें एक ही सेंटेंस में रखी जाती हैं तो उस डिवाइस को हम कहते हैं एंटीथेसिस। तो इस स्टेंजा में पोइट ने एंटीथेसिस का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, जहाँ कहीं भी आपको ये अपोजिट जोड़े मिल रहे हैं। ओके, तो अब आते हैं इसके मतलब पे। मेरे साथ वो जो लड़की है रॉक और प्लेन में रहेगी। रॉक यानी चट्टानें और पहाड़ी चीज़ें, और प्लेन यानी मैदानी भाग। अर्थ और हेवन पे रहेगी, धरती पे भी रहेगी, आसमान में भी रहेगी। ग्लेड एंड बोवर यहाँ पे भी रहेगी। ग्लेड होता है ये चीज़, ग्लेड की तस्वीर है ये, कि वन के बीच में कई बार ऐसी जगह होती है जहाँ प्लेन होता है, एकदम पेड़ नहीं होते हैं। तो ये देखो हरी हरी जो चीज़ है ये, इसको हम ग्लेड बोलते हैं। और बोवर होता है वृक्ष कुंज, जहाँ पे वृक्ष ही वृक्ष हो, वो छाया ही छाया हो। तो ये अपोजिट हो गए। वो शेल फील एंड ओवरसीइंग पावर, वो हर जगह एक ओवरसीइंग पावर को फील करेगी इन सारी जगहों पे। वो नेचर के बीच में रहेगी, इन जगहों में रहेगी, और हर जगह उसको एक ओवरसीइंग पावर यानी गॉड की फीलिंग का एहसास होगा। टू किंडल और रिस्ट्रेन, और वो जो गॉड होंगे वो उसको किंडल भी करेंगे और रिस्ट्रेन भी करेंगे। किंडल का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ होता है प्रज्वलित करना, और रिस्ट्रेन का मतलब होता है कंट्रोल करना, सीमाओं में बांध देना। तो भगवान जो है उसको किंडल भी करेंगे, यानी उसकी जो जितनी भी फीलिंग्स हैं सारी उनको प्रज्वलित भी करेंगे, उसके अंदर फीलिंग्स को डेवलप करेंगे, और जब ज़रूरत होगी तो उसको रिस्ट्रेन भी करेंगे, नियंत्रित भी करेंगे। ओके, तो ये नीचे आपके लिए एक्सप्लेनेशंस है, आप नोट कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट स्टेंजा 3। शी शैल बी सपोर्टिव एज द फोन, तो वो फ़ोन की तरह सपोर्टिव होगी, यानी खेलने वाली होगी। सपोर्टिव आदमी वो होता है जो खेल पसंद करता है। तो वो कहता है कि फ़ोन की तरह वो जो लड़की है, वो फ़ोन है ये हिरन का बच्चा, यंग डियर, फ़ोन की तरह वो खेलने कूदने वाली होगी। दैट वाइल्ड विद ग्ली अक्रॉस द लॉन, वाइल्ड विद ग्ली, आनंद के, इतना आनंद फील करेगी कि वाइल्ड हो जाएगी, आनंद में एकदम मस्त हो जाएगी। वाइल्ड होता है जंगली, तो वाइल्ड विद ग्ली का मतलब यहाँ पर है आनंद से एकदम मस्त हो जाना। अक्रॉस द लॉन, लॉन यानी पार्क, घास का मैदान, वहाँ पे वो एकदम पूरा आनंद लेगी। और अप द माउंटेन स्प्रिंग्स, लॉन में भी आनंद लेगी और माउंटेन में भी स्प्रिंग करेगी। वाइल्ड विद ग्ली, वाइल्ड विद ग्ली यानी आनंद में एकदम मस्त होकर के लॉन में और माउंटेन्स में कूदेगी, स्प्रिंग करेगी। ओके, एंड हर्स शैल बी द ब्रीदिंग बाम, और जो जंगल की जितनी भी अच्छी अच्छी खुशबू हैं, फूलों की, पेड़ पौधों की, झरनों की, इनकी जो खुशबू है उसको ब्रीदिंग बाम बोला है, फ्रेगरेंस को, तो वो सारी उसी की होंगी। एंड हर्स शैल बी, तो ये वर्ड ऑर्डर इसमें चेंज कर दिया जाता है। इसका सही वर्ड ऑर्डर ये होगा कि द ब्रीदिंग बाम शैल बी हर्स, तो इसमें वर्ड ऑर्डर चेंज कर दिया गया, हर्स शैल बी द ब्रीदिंग बाम, सारी खुशबुएँ उसकी होंगी। एंड हर्स द साइलेंस, सारी जो जंगल की चुप्पी होती है वो भी उसकी होगी। एंड द काम, काम भी शांति होगी। ऑफ म्यूट इनसेंसेट थिंग्स, और जंगल में कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो इनसेंसेट होती हैं, यानी जिनमें सेंसिटिविटी नहीं होती हैं, निर्जीव होती हैं, उनकी जो साइलेंस है वो भी उसी की होगी। यानी ल्यूसी जो है प्रकृति की हर चीज़ को इंजॉय करेगी, प्रकृति का सारा कुछ उसके लिए ही होगा। ओके, नेक्स्ट स्टेंजा, स्टेंजा 4। द फ्लोटिंग क्लाउड्स देयर स्टेट शैल लैंड टू हर, ये जो तैरते हुए क्लाउड्स हैं वो अपनी स्टेट यानी अपनी जो शान है वो उसको उधार देंगे। लैंड का मतलब होता है उधार देना। यहाँ पे वर्ड ऑर्डर चेंज है, द फ्लोटिंग क्लाउड्स शैल लैंड देयर स्टेट टू हर, इस तरह से इसका सही ऑर्डर बनता है। यहाँ पे देयर स्टेट पहले लिख दिया है, तो फ्लोटिंग क्लाउड्स हैं, अपनी स्टेट जो है, स्टेटलीनेस एक वर्ड होता है यानी शान, भव्यता, तो क्लाउड्स अपनी भव्यता उसको देंगे। फॉर हर द विलो बैंड, और उसके लिए विलो ट्री जो हैं, ये है विलो ट्री, ये बैंड करेंगे, झुक जाएंगे उसके लिए। नोर शैल सी फेल टू सी, और वो यह देखने में असफल नहीं होगी, क्या आगे, इवन इन द मोशंस ऑफ द स्टॉर्म, तूफानों में भी,
मोशन ऑफ द स्टॉर्म का मतलब तूफानों में, आंधी तूफानों में भी वो यह देखने में असफल नहीं होगी, क्या देखने में, ग्रेस। नोर शैल शी फेल टू सी ग्रेस, इसको आप एक बार हटा भी दोगे तो यहाँ पे ग्रेस आएगा, इसका ऑब्जेक्ट सी का, क्या देखने में वो असफल नहीं होगी, ग्रेस यानी कृपा। ग्रेस हम देते हैं ना, किसी को कृपा करते हैं किसी के ऊपर, गॉड की ग्रेस होती है हम पे, तो वो कृपा को देखने में फेल नहीं होगी कभी भी, हमेशा उसको पता रहेगा कि उसके ऊपर कृपा है, किसकी, भगवान की। और उस ग्रेस, वो ग्रेस क्या करती है, दैट शैल मोल्ड द मेडन्स फॉर्म बाय साइलेंट सिंपथी, साइलेंट सिंपथी से वो जो ग्रेस है उस मेडन की फॉर्म को मोल्ड करेगी, यानी वो भगवान की जो कृपा है वो उस मेडन की फॉर्म को, मेडन की आकृति को, उस लड़की की आकृति को मोल्ड करेगी, यानी ढाल देगी अपने हिसाब से। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा, स्टैंजा 5। द स्टार्स ऑफ मिडनाइट शैल बी डियर टू हर, रात के सितारे उसको बहुत प्रिय होंगे। एंड शी शैल लीन हर ईयर इन मैनी ए सीक्रेट प्लेस, और बहुत सारे सीक्रेट प्लेसेस पर वो अपना कान लगाएगी, यानी सुनेगी गौर से। कौन से सीक्रेट प्लेस, ऐसे सीक्रेट प्लेस जो नेचर में ही होते हैं, जंगल में होते हैं, वहाँ पे वो कान लगा के सुनेगी। वेयर रिव्यूलेट्स डांस देयर वेवर्ड राउंड, जहाँ पे छोटी छोटी जो नदियाँ हैं, रिव्यूलेट्स होती है छोटी नदी, ये चित्र में दिखा सकते हो, देख सकते हो आप, तो उन जगहों पे जहाँ रिव्यूलेट्स डांस करेंगी, जहाँ पे छोटी छोटी नदियाँ डांस करेंगी, यानी यूँ बल खाती हुई जाती हैं, इधर मुड़ गई, इधर मुड़ गई, इधर मुड़ गई, उसको कहते हैं डांस करना। देयर वेवर्ड राउंड, उनका राउंड जो है वो वेवर्ड है, यानी टेढ़ा मेढ़ा उनका रास्ता। एंड ब्यूटी बॉर्न ऑफ मर्मरिंग साउंड शैल पास इन टू हर फेस, और उनकी जो मर्मरिंग साउंड है, नदी जो बहती है कल कल करती हुई, उससे जो सुंदरता पैदा होती है वो उसके चेहरे पर झलकेगी। उन नदियों की सुंदरता के बारे में बताया गया है कि एक तो वो नदियों की आवाज़ें सुनेंगी, गौर से सुनेगी, और नदियों की जो सुंदरता है वो उसके फेस से झलकेगी, उसके फेस पे पास हो जाएगी, फेस में पहुंच जाएगी। ओके, नेक्स्ट स्टेंजा। एंड वाइटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट, और खुशी प्रदान करने वाली जितने भी वाइटल फीलिंग्स हैं, वाइटल होता है अति आवश्यक, तो वाइटल फीलिंग्स जो भी, शैल रियर हर फॉर्म टू स्टेटली हाइट, तो ये जो डिलाइट देने वाले जितने भी वाइटल फीलिंग्स हैं ये उसको रियर करेंगी, यानी उसको पालेंगी। रियर करने का मतलब होता है पालना पोषण, उसको पालेंगी और उसके फॉर्म को, उसकी आकृति को एक स्टेटली हाइट दे देंगी। स्टेटली यानी भव्य, हाइट मीन्स ऊंचाई, यानी ये जो वाइटल फीलिंग्स हैं डिलाइट की, ये जो नेचर में वो खुश रहेगी, वो जो वाइटल फीलिंग्स होंगी खुशी की, उससे उसका जो आकृति है वो स्टेटली हाइट प्राप्त करेगा, यानी ऊंचाइयाँ प्राप्त करेगा, यानी बहुत सुंदर हो जाएगी वो। हर वर्जिन बॉसम स्वेल, तो उसका शारीरिक विकास बहुत अच्छा होगा। ये जो वर्जिन बॉसम है, बॉसम होता है सीना, और स्वेल का मतलब होता है डेवलप होना, तो ये एक फिगरेटिव चीज़ है। इसका मतलब ये है कि उसकी बॉडी जो है पूर्ण रूप से एकदम विकसित हो जाएगी। सच थॉट्स टू लूसी आई विल गिव, तो नेचर कह रही है कि ऐसे विचार मैं लूसी को दूंगी, वाइल शी एंड आई टुगेदर लिव, तो जब मैं और वो एक साथ रहेंगे, हियर इन दिस हैप्पी डेल, इस हैप्पी डेल के अंदर, इस हैप्पी घाटी यानी वैली के अंदर, डेल का मतलब होता है वैली, ये है डेल। ओके, तो नेचर ने अब तक ये सारी बातें बताई है हमें कि मैं इस तरह से उसको रखूँगी, इस तरह से उसका डेवलप करूँगी, पालन पोषण करूँगी। ओके, अब आते हैं लास्ट स्टेंजा पे। दस नेचर स्पेक द वर्क वाज डन, तो इस तरह नेचर बोल रहा था कि काम हो गया है। अब यहाँ पे स्पीकर चेंज हो जाता है। यहाँ पे स्टेंजा 7 के अंदर आपको नोट रखनी है ये बात कि स्टेंजा 6 तक तो नेचर बोल रही होती है, अब पोइट बोल रहा है कि इस तरह से नेचर ने ये सारी चीज़ें कही, काम हो गया था। हाउ सून माई लूसीज रेस वाज रन, और कितनी जल्दी मेरी लूसी की जो रेस थी वो ख़त्म हो गई। रन का मतलब दौड़ को पूरा कर लिया गया, यानी लूसी की मौत हो गई। लूसीज रेस वाज रन का मतलब है लूसी की डेथ हो गई, कितनी जल्दी लूसी की डेथ हो गई। शी डाइड एंड लेफ्ट टू मी दिस हीट, वो मर गई। और ये पोइट बोल रहा है कि वो मर गई। देखो नेचर ने इतना कुछ उसके लिए प्लानिंग की थी, नेचर ने कहा था कि ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, परंतु लूसी तो कितनी जल्दी मर गई। और मेरे लिए क्या छोड़ गई, ये चीज़ें मेरे लिए छोड़ गई वो। शी डाइड एंड लेफ्ट टू मी, मेरे लिए छोड़ दिया। दिस हीथ, ये बंजर जगह,
दिस काम एंड क्वाइट सीन, ये बिल्कुल शांत वातावरण, शांत सीन, द मेमोरी ऑफ वट हैज़ बीन एंड नेवर मोर विल बी, और वो सारी यादें अब यादें ही रह गई हैं, वो नहीं होगी अब, एंड नेवर मोर विल बी, अब वो और ज़्यादा नहीं रहेगी इस दुनिया के अंदर। ओके, तो ये था स्टेंजा 7, और इसकी जो ज़रूरी बात थी वो ये थी कि इसमें स्पीकर जो है वो चेंज हो गया है। ओके, ये देखिए इसमें आप, द पोइट mournfully states her death and has left a barren land, a calm and quiet scene of vacuity. The poem ends with a declaration that Lucy is lost forever. कहते हैं ना कि and never more will be, अब लूसी जो है कभी वापस नहीं आएगी, हमेशा के लिए चली गई है, लिविंग बिहाइंड ए ट्रेल्स ऑफ मेमोरी, और पीछे अपनी यादें छोड़ गई हैं, द मेमोरी ऑफ व्हाट हैज़ बीन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा लेसन 3 years she grew. I hope you enjoyed this lesson, and if you have enjoyed this lesson and if you think that I am successful in conveying my message, then please like and share and subscribe my channel. ओके स्टूडेंट्स, अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। ओके, गुड बाय, गुड लक।